अलाउद्दीन खिलजी। जब भी हम इस कैरेक्टर की बात करते हैं भारतीय इतिहास में, तो इस कैरेक्टर के साथ जो चित्तौड़ का आक्रमण है वह आक्रमण जरूर जुड़ता है, और उसके साथ साथ जो रानी पद्मावती की कहानी है वह कहानी भी जरूर जुड़ती है। तो आज की इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के किले पर आक्रमण क्यों किया, और उस आक्रमण के साथ साथ हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि जो पद्मावती की कहानी है वह कहानी किस हद तक ठीक है, और उसमें जो विवरण है उन विवरणों को भी हम देखने का प्रयास करेंगे। हम बहुत सारे इतिहासकारों का मत देखेंगे जो चित्तौड़ पर आक्रमण के घटनाक्रम को बताएंगे और उस पर अपने विचार रखेंगे। इसके साथ साथ हम रानी पद्मावती से संबंधित जो इतिहासकारों के मत हैं उस मत को भी देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आप इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर का यदि आपको PDF पाना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक के माध्यम से आप WhatsApp चैनल से जुड़ सकते हैं, जिस पर इस पूरे वीडियो लेक्चर का PDF आपको प्रदान किया जाएगा। तो प्लीज जुड़िए उस चैनल से और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसको शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम लोग PDF को पहुंचा सके। जब एक अच्छी संख्या में सब्सक्राइबर उस चैनल के हो जाएंगे, यानी कि WhatsApp चैनल के, तब हम उस पर जो बची हुई PDF है, मतलब जो हमने पहले वीडियोस की हैं, उनकी भी सारी PDF प्रोवाइड कर देंगे। तो प्लीज शेयर कीजिए उस WhatsApp चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। सबसे पहले हम वंशों का क्रम देख लेते हैं। गुलाम वंश की चर्चा हम कर चुके हैं, खिलजी वंश की चर्चा हम कर रहे हैं। इसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, फिर लोधी वंश, मुगल वंश, सूरी वंश, और उसके बाद फिर से मुगल वंश की चर्चा हम करेंगे। तो आज हम देख रहे हैं चित्तौड़ के किले पर हुए आक्रमण को। सबसे पहले जो चित्तौड़ का एरिया है वह एरिया हम देख लेते हैं कि मैप में हमको कहां दिखता है। तो उदयपुर और जो कोटा है राजस्थान में, उनके मध्य यह क्षेत्र हमको दिखेगा जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। इस आक्रमण के पीछे के पूरे घटनाक्रम को और सभी विचारधाराओं को हम समझने का प्रयास करते हैं। चित्तौड़ पर हुए आक्रमण से पहले हमको चित्तौड़ की जो लोकेशन है उस लोकेशन को ध्यान में रखना होगा। आपको यह भी याद रखना होगा कि चित्तौड़ जीतने से पहले गुजरात जीता जा चुका है। तो दिल्ली और गुजरात के मध्य एक बड़ी शक्ति चित्तौड़ के रूप में बची हुई थी। हमने यह भी देखा था कि जब दिल्ली से गुजरात पर हमला करने के लिए अलाउद्दीन जा रहा था तो चित्तौड़ ने इसको मार्ग नहीं दिया था। वह भी एक कारण बनेगा जिसकी वजह से चित्तौड़ पर हमला किया जाएगा। तो दो तीन चीजें आप ध्यान रखिएगा मैप में, जिसको आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो चित्तौड़ की लोकेशन है, यह लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, गुजरात पर अगर नियंत्रण बरकरार रखना है तो जो दिल्ली और गुजरात के मध्य का क्षेत्र है उस पर भी नियंत्रण बना रहना चाहिए, और चित्तौड़ उसमें एक प्रमुख भूमिका में था। उसके साथ साथ गुजरात व्यापार के लिए हमेशा से फेमस था। तो यदि गुजरात के व्यापारिक मार्गों पर अधिकार करना था या अपना वर्चस्व बनाए रखना था, तो चित्तौड़ में, या हम कहें दिल्ली और गुजरात के मध्य जो भी क्षेत्र है, उसमें कोई बड़ी शक्ति नहीं होनी चाहिए जो अलाउद्दीन को रोक सके। तो अब हम समझें चित्तौड़ के हमले का पूरा कारण, क्यों चित्तौड़ पे हमला किया गया था। सबसे पहले इसका जो सामरिक महत्व है, जिसकी चर्चा अभी हमने की, जो चित्तौड़ का किला है यह राजपूतों का एक प्रमुख गढ़ है और राजपूत शक्ति का प्रतीक है। यदि इस किले को जीत लिया जाता है तो उसका प्रभाव जो खिलजी है उसकी ताकत पर, उसके अधिकार पर, और वह अपना वर्चस्व पूरी तरह से स्थापित कर पाएगा, खुद को एक बहुत शक्तिशाली राजा के रूप में या बहुत शक्तिशाली सुल्तान के रूप में स्टेब्लिश कर पाएगा। इसलिए चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया जाएगा। अगर राजस्थान में आगे बढ़ना है या राजस्थान के क्षेत्र में भी आगे कोई सैन्य कार्यवाही करनी है तो चित्तौड़ को जीतना बहुत जरूरी था। चित्तौड़ एक तरीके से प्रवेश द्वार था राजस्थान का। यदि राजस्थान में इंटर करना है, गुजरात पे अपना वर्चस्व बनाए रखना है और गुजरात को जो जीता गया है उसको अपने कंट्रोल में रखना है, तो राजस्थान के क्षेत्र में भी खिलजी वंश का जो वर्चस्व है वह बना होना चाहिए। तो वह कारण भी हमको दिखेगा। इसके साथ साथ हम यह भी देखें जो राजनीतिक उद्देश्य हैं उनमें, क्योंकि जो राजपूत हैं वह बहुत शक्तिशाली थे और वही एक सबसे बड़ी चुनौती थे उत्तर भारत में खिलजी वंश के सम्मुख। तो राजपूतों को हटाकर ही खिलजी वंश अपनी शक्ति को स्थापित कर सकता था, और राजपूतों में जो चित्तौड़ का किला है यह एक तरह से राजपूतों का मुखौटा था, या जो राजपूत शक्ति है उसका यह केंद्र था। तो यदि चित्तौड़ को हराया जाता तो पूरे राजपूताना पे इसका प्रभाव पड़ता और खिलजी वंश का जो वर्चस्व है वह कहीं ना कहीं स्थापित हो जाता। राजपूतों पर अधिकार करने के बाद जो आसपास की शक्तियां थी उन पर भी यह आसानी से अधिकार कर सकता था। तो राजनीतिक उद्देश्यों में अगर हम देखें तो एक तो राजपूताना में अपना अधिकार स्थापित करना, राजस्थान के क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित करना, और राजपूत शक्ति के आसपास के जो लोग हैं उन पर भी अपना अगर वर्चस्व स्थापित करना था तो उसके लिए चित्तौड़ को जीतना
जरूरी था। हम व्यक्तिगत प्रेरणाएं भी देखते हैं, जिसमें सबसे फेमस है रानी पद्मावती की कहानी। हालांकि यह कहानी कितनी ठीक है या इसके विवरण किस प्रकार से है वह भी अभी हम देखेंगे, लेकिन एक कारण हमको यह भी दिखता है जिसको ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है कि रानी पद्मावती के कारण यह आक्रमण हुआ था। उसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि चित्तौड़ को जीतना कहीं न कहीं जो खिलजी वंश है या जो अलाउद्दीन खिलजी है उसकी प्रतिष्ठा के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर था। मतलब उसकी प्रतिष्ठा को यह बहुत तेजी से वृद्धि करता। तो अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए और रानी पद्मावती के लिए भी यह चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। यह इसके क्या है, पर्सनल रीजन। इसके साथ साथ जो सांस्कृतिक और धार्मिक कारण है, क्योंकि राजपूत जो थे वह कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को सपोर्ट कर रहे थे और हिंदू वर्सेज मुस्लिम जो हो चुका था, तो उस भावना को अगर स्थापित करना था कि मुसलमान या मुस्लिम जो वंश है वह ज्यादा शक्तिशाली है, उस भावना को अगर स्थापित करना था तो राजपूतों को कहीं ना कहीं पराजित करना था। जब तक राजपूत पराजित ना होते भारत में किसी मुस्लिम साम्राज्य की नींव नहीं पड़ सकती थी। तो राजपूतों को हराकर मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखना, यह भी एक उद्देश्य हमको दिखता है अलाउद्दीन खिलजी का, जिसके कारण वह चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। इसके साथ साथ जो राजपूतों के सांस्कृतिक मूल्य हैं उनको यह कमजोर करना चाहता था और जो इस्लामिक मूल्य है उनको यह स्थापित करना चाहता था। राजपूत हमेशा से जो मुस्लिम सुल्तान है उनके मध्य एक धार्मिक दीवार के रूप में खड़े थे, या हम कहे भारत की सुरक्षा के लिए राजपूत हमेशा से खड़े थे। तो राजपूतों को पराजित करने के बाद ही भारत में कहीं ना कहीं जो मुस्लिम व्यवस्था है या जो मुस्लिम शासकों का काल है उसको प्रारंभ किया जा सकता था। जब तक राजपूत पराजित नहीं हुए भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना नहीं की जा सकी। तो राजपूतों में भी जो चित्तौड़ है यह उस समय सबसे ताकतवर था, या हम कहे सबसे ज्यादा अग्रणी भूमिका में था। तो इसको पराजित करने के बाद कहीं ना कहीं यह स्थापित करने का भी प्रयास किया जा रहा था कि हिंदू वंश को पराजित किया जा रहा है। तो जो धार्मिक भावना है वह भी काम करती है रणथंभौर को जीतने के पीछे। आर्थिक नियंत्रण हमने देखा कि जो धन है, जो संसाधन है वह भी बहुत है चित्तौड़ के किले में, और जो चित्तौड़ का क्षेत्र है वह उपजाऊ क्षेत्र था। इसके साथ साथ जो व्यापारिक मार्ग है उनका यह केंद्र बिंदु था। चित्तौड़ को जीतने के बाद ही गुजरात के जो तट हैं उन पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता था पूरी तरह से। तो वह भी एक प्रमुख कारण दिखता है। तो बहुत सारे ऐसे आर्थिक कारण भी हैं जिनके कारण हमला किया गया। अब हम यह समझे कि जो चित्तौड़ का किला है इसका आर्थिक महत्व क्या है, क्योंकि हम इसको धार्मिक एंगल से ज्यादा देखते हैं और हम इस चीज को ज्यादातर ग्लोरीफाई करते हैं रानी पद्मावती की कहानी से, लेकिन हमको इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस समझनी होगी चित्तौड़ के किले की। सबसे पहले जो इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन है, इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वह इसको बहुत मजबूत बनाती है। चित्तौड़ है कहाँ, यह राजस्थान के लगभग मध्य में है और चित्तौड़ उत्तरी और दक्षिणी भारत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। यानी कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने के लिए यह एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर कंट्रोल रखता था। जब गुजरात जा रहा था अलाउद्दीन, तो उसने चित्तौड़ से मदद मांगी थी, क्योंकि यह प्रमुख मार्ग था जिससे चित्तौड़ को क्रॉस करने के बाद वह गुजरात को जीत सकता था। वह शायद उसके लिए ज्यादा आसान होता, लेकिन चित्तौड़ ने उसको रास्ता नहीं दिया था। तो जब वह गुजरात को जीत लेता है तो गुजरात को जीतने के बाद वह चित्तौड़ की इंपॉर्टेंस को समझता है, और चित्तौड़ को जीतना कहीं न कहीं आर्थिक कारणों से हमको ज्यादा प्रभावित दिखता है, या चित्तौड़ को जीतने के पीछे जो आर्थिक कारण है वह सबसे ज्यादा हमको दिखते हैं। जितने भी व्यापारिक मार्ग हैं, चाहे वह पश्चिमी व्यापार हो, समुद्री व्यापार हो, उत्तर का व्यापार हो, दक्षिण का व्यापार हो, सारे व्यापारिक मार्गों का कहीं न कहीं यह एक कनेक्टिंग पॉइंट था। तो वह कारण भी हमको दिखता है कि चित्तौड़ की जो भौगोलिक स्थिति है आर्थिक रूप से वह बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर नियंत्रण करने के बाद ही कहीं न कहीं जो आर्थिक व्यवस्था है उत्तर भारत की उस पर नियंत्रण किया जा सकता था। और उसके साथ साथ जो विदेशी व्यापार है, खास करके मध्य एशिया के व्यापार और उसमें भी सबसे ज्यादा समुद्री व्यापार, उन पर यदि नियंत्रण करना था तो कहीं ना कहीं चित्तौड़ को जीतना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। उसके साथ साथ जो चित्तौड़ का क्षेत्र है वहां पर प्राकृतिक संसाधन खूब थे, सोना चांदी, बहुत सारे खनिज, वहां की उपजाऊ मिट्टी, बहुत सारे कृषि उत्पाद, वह सब कुछ चित्तौड़ में मिल रहे थे। चित्तौड़ में जो स्थानीय व्यापार है वह भी बड़ी मात्रा में या बहुत अच्छी स्थिति में हमको दिखता है। हथकरघा का व्यापार, कढ़ाई का व्यवसाय, जो शिल्प उद्योग है वह भी बहुत तेजी से वहां पनप रहे थे, या उनका बहुत तेजी से वहां विकास हो रहा था। जो व्यापार था वह बहुत तेजी से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा था। तो यह भी हमको दिखाता है कि एक आर्थिक रूप से इंपॉर्टेंट प्लेस के रूप में हमें चित्तौड़ दिखता है, और उस पर नियंत्रण करना आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने का एक आधार बन सकता था। चित्तौड़ अपनी आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था। चित्तौड़ का किला बहुत मजबूत किला था,
और इस किले को जीत पाना लगभग असंभव था। तो इस मजबूत किले को अगर कोई जीतता था तो जो व्यापारियों की सुरक्षा है वह वहां पर उसको बहुत अच्छे तरीके से स्टेब्लिश कर सकता था। व्यापारियों को सुरक्षा चाहिए होती है जिससे वह अपना व्यवसाय आसानी के साथ कर सके। चित्तौड़ वह सुविधा उनको प्रदान कर रहा था। तो जिसका भी चित्तौड़ पर नियंत्रण होता उसका कहीं ना कहीं व्यापारियों पर भी नियंत्रण स्थापित होता, और व्यापारियों पर नियंत्रण होने का मतलब बहुत सारा टैक्स का कलेक्शन होता। तो एक मजबूत किला होना यह भी चित्तौड़ की एक प्रमुख विशेषता थी जिसके कारण इस पर हमला किया गया। चित्तौड़ ने न केवल व्यापारियों को संरक्षण दिया बल्कि जो स्थानीय अर्थव्यवस्था थी उसको भी बहुत मजबूत किया। व्यापारियों के संरक्षण से आर्थिक व्यवस्था लगातार मजबूत होती रही चित्तौड़ की, और चित्तौड़ को उत्तर भारत में एक प्रमुख आर्थिक जोन के रूप में स्टेब्लिश कर सकी। इसके साथ साथ जो सांस्कृतिक व्यवस्था है, जो सभ्यता है, वह भी हमको बहुत विशेष दिखती है, क्योंकि जो चित्तौड़ का किला था यहाँ पर बहुत सारे व्यवसायी आया जाया करते थे, और जब यह व्यवसायी आया जाया करते थे तो उनके साथ साथ जो उनकी सभ्यता है, उनकी संस्कृति है, उनका भी आदान प्रदान हो रहा था और एक मजबूत संस्कृति का विकास हो रहा था चित्तौड़ में। इसके साथ साथ चित्तौड़ एक धार्मिक स्थल भी था। यहाँ बहुत सारे भक्त आते थे, बहुत सारे तीर्थयात्री आते थे, इस कारण से भी व्यवसाय बढ़ रहा था। तो सुरक्षा क्योंकि अच्छी मिल रही थी चित्तौड़ में, सांस्कृतिक मेलजोल का एक केंद्र बना हुआ था, एक धार्मिक स्थल भी था। इन सब कारणों से जो आर्थिक व्यवस्था है चित्तौड़ की वह लगातार मजबूत हो रही थी और चित्तौड़ एक आर्थिक शक्ति के रूप में स्टेब्लिश था। तो जब अलाउद्दीन इसकी इंपॉर्टेंस को देखता है आर्थिक व्यवस्था के रूप में तो वह इस पर आक्रमण करने का विचार करता है। तो हम उन सारे कारणों को भी देख रहे हैं जो रानी पद्मावती के कारणों के अलावा भी है, क्योंकि ज्यादातर लोग रानी पद्मावती को ही आधार बना लेते हैं चित्तौड़ पर आक्रमण के पीछे। लेकिन एक इतिहास के स्टूडेंट होने के नाते हमको यह समझना होगा कि जो चित्तौड़ का किला है उसके अन्य क्या रीजन है जिसके कारण उस पर हमला किया गया। अब हम देखते हैं कि जो चित्तौड़ का किला है इस पर इतिहासकार क्या मत रखते हैं कि क्यों चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया गया। बहुत सारे इतिहासकार अलग अलग मत रखेंगे और उनके मतों को हम जब एक तरह से एनालाइज कर लेंगे तो हम ठीक से समझ पाएंगे कि वास्तविक कारण क्या रहा होगा चित्तौड़ पर हमले के पीछे। सबसे पहले आरसी मजूमदार को हम देखते हैं। यह कहते हैं कि जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जो राजनीतिक प्रेरणा थी और जो इंपॉर्टेंस थी चित्तौड़ के किले की, वह एक प्रमुख भूमिका थी जिसके कारण इस पर हमला किया गया। जो जौहर की अवधारणा है जिसको बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया, यह कहीं न कहीं जो राजपूत सम्मान है, उनकी वीरता का प्रतीक है, उसके रूप में ज्यादा स्टेब्लिश किया गया। मतलब रानी पद्मावती की कहानी और उसके साथ साथ पद्मावती की कहानी से ज्यादा जौहर की कहानी को ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया, जबकि चित्तौड़ के किले का जो राजनीतिक महत्व है वह हमको काफी ज्यादा दिखता है। के दत्त कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे संसाधन हैं, व्यापारिक नेटवर्क था या उसके कारण से इस पर हमला किया गया। वहीं के दत्त जो घेराबंदी की व्यवस्था है जिसके तहत अलाउद्दीन हमले करता था, उस व्यवस्था के विषय में भी काफी डिटेल से बताते हैं। इसके बाद इरफान हबीब क्या कहते हैं, वह कहते हैं कि शक्ति पर नियंत्रण, धन पर नियंत्रण, संसाधनों पर नियंत्रण, यह एक प्रमुख कारण था जिसके कारण चित्तौड़ पर हमला किया गया। अर्थात जो सामाजिक व्यवस्था है उस पर नियंत्रण स्थापित करना और जो आर्थिक व्यवस्था है उस पर नियंत्रण स्थापित करना, यह दो कारण हमको दिखते हैं जिसके कारण चित्तौड़ के किले पर हमला किया गया। वह कहते हैं कि जो हिंदू और मुस्लिम शासक है उनके मध्य चित्तौड़ एक दीवार की भांति था। मतलब जो हिंदू शासक है, जो राजपूताना है, उसका कहीं न कहीं एक मुखौटा था चित्तौड़, और चित्तौड़ पर जब तक राजपूतों का अधिकार था तब तक कहीं न कहीं हिंदू राजवंश के अधिकार के रूप में इसको दिखाया जाता था। लेकिन भारत में जो मुस्लिम शासकों का उदय है या जो मुस्लिम शासन व्यवस्था की स्थापना है वह कहीं न कहीं चित्तौड़ के किले को जीतने के बाद ही स्थापित की गई। तो इरफान हबीब का भी यह तर्क है। के शर्मा कहते हैं कि जो रानी पद्मावती की कहानी है उसमें रानी पद्मावती की जो वीरता है, जो जौहर की प्रथा पर चर्चाएं हैं, उन सबको ज्यादा दर्शाने की कोशिश की गई है। अर्थात एक आदर्श रानी कैसी होती है, एक आदर्श राजपूताना कैसा होता है, राजपूताना व्यवस्था में जो महिलाओं की स्थिति है वह किस प्रकार की है, उन सब को दर्शाने के लिए जो यह जौहर की कहानी है इसको ज्यादा बताया गया है। ये जितने भी विचार है इतिहासकारों के विचार है, मैं आपको सिर्फ उन विचारों को बता रहा हूँ। तो के शर्मा का यह विचार है कि रानी पद्मावती की जो कहानी है उसको बहुत ग्लोरीफाई किया गया है, क्योंकि यह कहानी जो सम्मान की भावना है, राजपूताना सम्मान के लिए हमेशा से फेमस है। तो राजपूताना जो सम्मान की भावना है, जो बलिदान की अवधारणा है राजपूताना में, उस अवधारणा को यह जौहर की कथा बहुत ज्यादा स्टेब्लिश करती है या बहुत ज्यादा इसको
मजबूती प्रदान करती है। तो जो रानी पद्मावती की कहानी है, जो वीरता की उनकी कहानी है, राजपूत सम्मान की कहानी है, उस कहानी को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया है। और ए के शर्मा कहते हैं कि इस आक्रमण के माध्यम से कहीं न कहीं राजपूत जो सम्मान है, राजपूताना जो सम्मान है, जो उनकी विचारधारा है, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रसारित किया गया। ये जो आपका जौहर वाली कहानी है, इस कहानी को एक एग्जाम्पल के रूप में बार बार इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि यह कहीं न कहीं राजपूत सम्मान की पराकाष्ठा है कि राजपूत स्त्रियां भी अग्नि में जलकर मर सकती हैं, अपना आत्मदाह कर सकती हैं, लेकिन वह किसी की अधीनता नहीं स्वीकार कर सकती हैं। इस भावना को राजपूताना व्यवस्था में स्टेब्लिश किया जाएगा। हालांकि राजपूताना व्यवस्था में यह हमको काफी लंबे समय से दिखता है कि राजपूत इस तरह की भावनाओं को बनाए रखते थे और उनको एग्जाम्पल्स के माध्यम से स्टेब्लिश किया करते थे, या उनको एग्जाम्पल्स के माध्यम से बार बार अपने समाज को बताते रहते थे। या हम और सरल भाषा में कहें कि राजपूतों में जब इस तरह की घटनाएं होती थी तो उन घटनाओं को वीर गाथाओं के रूप में अपने वंशजों को वह कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते रहते थे। तो एक कारण हमको यह भी दिखता है कि जो राजपूत शक्ति है, उस शक्ति को, या जो राजपूत व्यवस्था है, उस व्यवस्था को काफी ग्लोरीफाई किया गया इस चित्तौड़ के किले पर आक्रमण से। एन.एस. राठी कहते हैं कि जो यह कहानी है चित्तौड़ के आक्रमण की, इस कहानी में जो साहित्यिक व्याख्याएं हैं वह काफी बढ़ा चढ़ाकर की गई हैं। इसके अलावा यह कहते हैं कि इस घटना को हमको काफी डिटेल में समझना चाहिए। इसके जो अन्य तथ्य हैं या जो अन्य फैक्ट्स हैं उन पर भी हमको एनालिसिस करना चाहिए, तब जाकर हम ठीक से समझ पाएंगे। तो एक डाउट जैसी सिचुएशन यह छोड़ते हैं। रंजीत सिंह कहते हैं कि जो अलाउद्दीन का कैरेक्टर है, वह अलाउद्दीन का कैरेक्टर कहीं ना कहीं एक तानाशाही प्रवृत्ति का है और वह ऐसी किसी भी बड़ी शक्ति को अपने सामने नहीं रहने देना चाहता था जो उसका विरोध कर सके। और चित्तौड़ एक बड़ी शक्ति था, तो उस विरोध को मिटाने के लिए अलाउद्दीन यह आक्रमण करता है। इसके अलावा यह भी कहते हैं कि जो राजपूतों की प्रतिरोधक क्षमता थी वह एक बड़ी ताकत थी जो कहीं ना कहीं खिलजियों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी कर सकती थी। और अलाउद्दीन का अपना कैरेक्टर ऐसा था, वह नहीं चाहता था कि कोई बड़ी शक्ति उसके सामने खड़ी हो पाए। तो एक तरफ राजपूतों की बड़ी शक्ति का होना, दूसरा अलाउद्दीन का जो तानाशाही प्रवृत्ति है उसका होना, यह भी एक कारण है जिसके कारण इस किले पर हमला किया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इतिहासकारों का अलग अलग मत है चित्तौड़ पर जो आक्रमण हुआ उसके बारे में। अब हम देखते हैं रानी पद्मावती की कहानी को और उस पर इतिहासकारों का क्या मत है। सबसे पहले आर.सी. मजूमदार का मत। यह कहते हैं कि रानी पद्मावती की जो सुंदरता है, उनकी जो वीर गाथा है, वह कहीं न कहीं एक प्रमुख कारक के रूप में थी जिसके कारण से अलाउद्दीन ने यह हमला किया था। हालांकि वह यह बात भी कहते हैं कि जौहर और बलिदान की जो भावना है उस भावना को ज्यादा प्रदर्शित किया गया, लेकिन वह यह भी मानते हैं कि यह भी एक प्रमुख कारण था, मतलब रानी पद्मावती भी एक प्रमुख कारण थी जिसके कारण यह हमला किया गया। इरफान हबीब कहते थे कि यह एक कॉम्बिनेशन है, मतलब एक व्यक्तिगत आकर्षण है रानी पद्मावती की तरफ, लेकिन उससे ज्यादा कहीं ना कहीं जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है या जो राजनीतिक इंपॉर्टेंस है चित्तौड़ की, वह इसका एक प्रमुख कारण है। तो एक तरफ रानी पद्मावती का आकर्षण, दूसरी तरफ जो चित्तौड़ का आकर्षण है या जो चित्तौड़ की पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, वह भी एक प्रमुख कारण है जिसके कारण यह हमला किया गया। इसके साथ साथ वह यह भी कहते हैं कि यह आक्रमण कहीं ना कहीं जो हिंदू मुस्लिम संघर्ष है उसके रूप में भी दर्शाया गया है। और जो रानी पद्मावती की कहानी है वह कहीं ना कहीं हिंदुओं के लिए एक आदर्श का प्रतिरूप है, मतलब एक आदर्श वह स्थापित करता है। तो जब भी रानी पद्मावती की कहानी को जोड़कर देखा जाता है तो जो हिंदू समाज है वह कहीं ना कहीं पूरी तरह से मुस्लिम विरोधी देखेगा, क्योंकि इस आक्रमण को हिंदू मुस्लिम संघर्ष के रूप में भी ग्लोरीफाई किया गया है। ए.के. शर्मा कहते हैं कि जो रानी पद्मावती है वह राजपूत महिलाओं में उनकी वीरता का, उनके सम्मान का एक प्रतीक बनी हुई थी। और इस कहानी ने, यानी रानी पद्मावती की जो कहानी है, इसने ज्यादा इंपॉर्टेंस पाई लोक कथाओं में, मतलब लोक कथाओं में इसको ज्यादा महत्व दिया गया और उस इंपॉर्टेंस ने कहीं न कहीं इस आक्रमण को ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। तो रानी पद्मावती की कहानी ने चित्तौड़ के आक्रमण को ज्यादा आकर्षक बना दिया, ऐसा ए.के. शर्मा का कहना है। रंजीत सिंह को भी दो कारण मिलते हैं जिसके कारण चित्तौड़ पर हमला किया गया। यह रानी पद्मावती की जो कहानी है उस पर इनका जो मत है वह यह है कि एक तो आकर्षण है रानी पद्मावती के प्रति, लेकिन उसके साथ साथ जो तानाशाही प्रवृत्ति है इसकी, अलाउद्दीन की, मतलब जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए, वो हर हालत में चाहिए और मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। यह विचारधारा जो अलाउद्दीन की थी, इस विचारधारा ने एक प्रमुख काम किया
और रानी पद्मावती के प्रति उसका आकर्षण, दोनों ने मिलकर इस आक्रमण को अंजाम दिया। रणजीत सिंह यह भी कहते हैं कि जो रानी पद्मावती की कहानी है, जो जौहर की कहानी है, वह कहीं ना कहीं जो राजपूत हैं उनको संगठित करने का काम करता है। अर्थात जौहर जैसा जब जघन्य अपराध होता है तो यह अपराध कहीं ना कहीं पूरे समाज को प्रभावित करता है, और जब ये इस तरह का जौहर होता है तो पूरे राजपूताना पे उसका फर्क पड़ता है, या हम कहें पूरे भारतीय समाज पर उसका कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। तो उस तरह भी यह देखते हैं रानी पद्मावती की कहानी को कि यह कहानी राजपूतों को संगठित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाती है, और इसलिए इस कहानी को एक लंबे समय तक देखा गया। कुछ ऐसे भी इतिहासकार हैं जो यह मानते हैं कि जो रानी पद्मावती की कहानी है यह चित्तौड़ पर आक्रमण का कारण नहीं थी। इन इतिहासकारों में अगर हम देखें तो इरफान हबीब हमको मिलते हैं। वह कहते हैं कि जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं वह हमको कुछ इस तरह से नहीं मिलते हैं जो रानी पद्मावती को एक प्रमुख कारक के रूप में स्टेब्लिश कर पाए कि उन्हीं के कारण चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था। इसके साथ साथ वह कहते हैं कि जो दिल्ली का सुल्तान है वह अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता था, और उसके लिए जो चित्तौड़ है एक प्रमुख क्षेत्र था, और उसको जीतने के लिए ही उसने यह आक्रमण किया था। रानी पद्मावती की कहानी ऐतिहासिक रूप से इनको सही नहीं लगती है। मोहम्मद तुगलक कहते हैं कि जो रानी पद्मावती की कहानी है वह पर्याप्त रूप से प्रमाणित नहीं है, मतलब साक्ष्यों का अभाव है। के साथ साथ वह कहते हैं कि जो रानी पद्मावती की भूमिका है उसको ऐतिहासिक महत्व देना कहीं ना कहीं एक संकीर्ण दृष्टिकोण है। यह कहते हैं कि ऐतिहासिक रूप से यह इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या ऐतिहासिक रूप से हमको यह नहीं देखना चाहिए कि रानी पद्मावती के कारण यह आक्रमण हुआ था। रानी पद्मावती की कहानी को कहीं ना कहीं जो राजपूत कल्चर है उसमें ज्यादा प्रमोट किया गया। यह इतना बड़ा कारण नहीं था जिसके कारण चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ लोग विपक्ष में भी हैं कि रानी पद्मावती के कारण यह आक्रमण नहीं किया गया, कुछ लोग इसके पक्ष में भी है। लेकिन जो पक्ष में भी हैं उनमें आप ध्यान रखिएगा कि मिश्रित वाले आपको ज्यादा मिलेंगे। मतलब एक तरफ रानी पद्मावती की कहानी या रानी पद्मावती के प्रति आकर्षण, दूसरा अलाउद्दीन की जो अपनी व्यक्तिगत विचारधारा है। जब वह दोनों मिलती हैं, या जो साम्राज्यिक विचारधारा है अलाउद्दीन की वह जब आपस में मिलती है, मतलब पद्मावती के प्रति आकर्षण और विस्तारवादी प्रवृत्ति, यह आपस में मिलकर चित्तौड़ के आक्रमण का प्रमुख कारण बनती है। हम जिस चीज की बार बार चर्चा कर रहे हैं वह है पद्मावत ग्रंथ। यही पद्मावत ग्रंथ आधार बनता है पद्मावती की कहानी का, जिसमें सबसे ज्यादा विवरण हमको मिलता है। तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे, यह भी बार बार पूछा जाता है कि पद्मावत लिखी किसने है। तो मलिक मोहम्मद जायसी की यह रचना है। 1540 में यह रचना की गई। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि जो चित्तौड़ पर आक्रमण है वह आक्रमण हुआ था 1303 में, अर्थात लगभग 237 सालों के बाद यह रचना की गई है। तो ऐतिहासिक साक्ष्यों को कितना महत्व दिया गया होगा यह भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। जो कथा है पद्मावती की उसमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले रानी पद्मावती का जो असाधारण वर्णन है, उनकी सुंदरता का जिस तरह से बखान किया गया है वह हमको इस पद्मावत ग्रंथ में मिलेगा। इसके साथ साथ जो अलाउद्दीन खिलजी है वह किस प्रकार से पद्मावती को पाना चाहता है वह भी हमको दिखेगा। इसके साथ साथ राजा रतन सिंह का कैरेक्टर भी हमको दिखेगा जो रानी पद्मावती के पति हैं। उसके साथ साथ जो जौहर है या जो आत्मदाह है वह भी हमको दिखेगा। तो सारांश रूप में हम देखते हैं पद्मावती का वर्णन है, पद्मावती को पाने के लिए खिलजी का वर्णन है, राजा रतन सिंह का वर्णन है, और उनकी वीरता का वर्णन है कि किस तरह से अपनी पत्नी की रक्षा के लिए वह युद्ध करते हैं। और उसके बाद जो जौहर की कथा है वह भी हमको मिलती है। एक चीज आप और ध्यान रखिए, जो रानी पद्मावती हैं इनका वर्णन हमको मिलता है सिंघल देश की राजकुमारी के रूप में। सिंघल देश अर्थात श्रीलंका। और पद्मावत ग्रंथ में यह बात लिखी गई है कि राजा रतन सिंह सिंघल देश गए थे और पद्मावती से विवाह करके आए थे। लेकिन जो विवादित चीज है वह यह मिलती है कि राजा रतन सिंह जो मार्ग में पड़ रहे राजा हैं उनको पराजित करते हुए जाते हैं। मतलब इस पूरी यात्रा में जो मार्ग में पड़ रहे राजा हैं उनसे राजा रतन सिंह का द्वंद्व हमको दिखता है इस पुस्तक के माध्यम से। लेकिन जब हम ऐतिहासिक साक्ष्यों को देखते हैं तो हमको कोई ऐसा बड़ा युद्ध दिखता ही नहीं है, जबकि दक्षिण भारत में भी उस समय बड़ी शक्तियां थी। तो वह भी एक प्रश्न चिन्ह लगाता है इस पद्मावत ग्रंथ पर। अब हम देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी को। मलिक मोहम्मद जायसी के विषय में जब हम जानते हैं तो इनका जन्म हुआ था 1510 में, और उत्तर प्रदेश में एक स्थान है जिसका नाम है जयसी, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। और मलिक मोहम्मद जायसी का जो यह जयसी उपनाम पड़ा वह इसी जयसी स्थान के नाम पर पड़ा है। मतलब उत्तर प्रदेश के जिस स्थान पर इनका जन्म हुआ था। जो इनका साहित्यिक करियर है अगर हम उसको देखें
तो यह एक सूफी कवि हैं और अपनी विचारधारा में यह प्रेम, भक्ति और मानवता का संदेश देते हैं। इनकी भाषा और शैली क्या है, यह मुख्यतः अवधी भाषा का प्रयोग करते हैं और इनकी शैली हमको काफी सरल मिलती है, जिससे आम जनमानस भी इनकी बातों को समझ पाता है। बहुत गहरी भावनाएं हमको दिखती हैं और सूफीवाद का हमको प्रभाव दिखता है। मलिक मोहम्मद जायसी अपनी रचनाओं के माध्यम से उस समय के जो सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है उसके विषय में काफी डिटेल से हमको बताते हैं। तो इस तरह से हमने चित्तौड़ पर हुए आक्रमण पर जो विचार हैं उन विचारों को समझा। रानी पद्मावती की जो कहानी है उस कहानी को भी हमने समझने का प्रयास किया कि उस पर इतिहासकारों के किस तरह से विचार हैं। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।